सीसीएस सीसीए रूल। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक सीसीएस सीसीए रूल्स। तो दोस्तों, आपका एग्जाम है अभी, ईएमआरएस का एग्जाम है आपका टीयर 2 का, केवीएस का एग्जाम है आपका टीयर 2 का, यूपीएससी की वैकेंसी आने वाली है। तो ऐसी कोई भी पोस्ट जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स आते हैं, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, आपका केवीएस के अंदर नॉन टीचिंग वैकेंसी भी है, एएसओ, एसओ, एओ, एसएसए, इन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो सीरीज है इसका नाम है हमारा 10 मिनट्स प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल एग्जाम मास्टर सीरीज। इसमें हम हर रोज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, जहां पर हम जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, किन चीजों पर फोकस करना है, उन रूल्स को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में से आपको हेल्प मिले, आपको कॉन्फिडेंस मिले, क्योंकि अब आपका जो एग्जाम है एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों ही है, सिर्फ एमसीक्यू नहीं है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ये सीरीज को तैयार किया गया। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, सबसे अपना पहला जो टॉपिक है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस का, जो है सीसीएस सीसीए रूल्स। इसके बारे में हम देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा होने वाला है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एएसओ, एसएसए, सेक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, तो सभी के लिए लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड बैचेस अवेलेबल है, हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अपना नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम कनिका है तो कनिका लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे, स्पेस देके आपका एग्जाम का नेम, जैसे ईएमआरएस प्रिंसिपल है तो ईएमआरएस प्रिंसिपल लिख देंगे, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर 8447410108 पर। तो आपको आपके एग्जाम से रिलेवेंट सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती है। आप जो है अगर तैयारी कर रहे हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि यूपीएससी वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। तो यूपीएससी के लिए जो है 11 बुक का सेट है, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया गया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इसी तरीके से केवीएस एनवीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 14 बुक का सेट होता है आपका टीयर 1 टीयर 2 के लिए। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं एलडी या टीयर 2, उसके लिए आपका 8 बुक का सेट होता है। इसी तरीके से ईएमआरएस में आपके पास 10 बुक अवेलेबल है, सिर्फ टीयर 2 है तो 5 बुक अवेलेबल है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है। इस तरीके से पैक होकर आपके पास पहुंच जाते हैं बाय कोरियर, या अगर आपका गांव का एड्रेस है तो बाय स्पीड पोस्ट। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं तो आपको सेम डे डिलीवरी भी जो है नोट्स की मिल जाती है। अगर आप हमारे कोर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड करेंगे, स्टडी पोर्टल एकेडमी। यहाँ पर सारे बैचेस अवेलेबल हैं, यूपीएससी के लिए अवेलेबल है, केवीएस एनवीएस जो है आपका ईएमआरएस, सभी के लिए बैचेस अवेलेबल हैं। और जो भी आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है, जिसमें आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट, सुपरविजन एंड लीडरशिप, सारा लेटेस्ट जो सिलेबस है विद द डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, आपका सारा का सारा सिलेबस कवर है, वो आप जाके कोर्सेज में देख सकते हैं। तो ये सीरीज इंपॉर्टेंट रहेगी उन सभी के लिए अगर आप तैयारी करें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, हेडमास्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, या इसके अलावा आपके पास एग्जाम में वैकेंसी आती है आईआईटी एनआईटी एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट की, या फिर एमसीआरई, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बात करते हैं सीसीएस सीसीए रूल्स की। तो सीसीएस सीसीए रूल्स ऑब्वियसली सारा का सारा रूल हम जो है इन 10 मिनट्स की सीरीज में हम कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो एक टॉपिक है ये बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिसिप्लिनरी एक्शन, चाहे आपका इंटरव्यू हो, चाहे आपका रिटन एग्जाम हो, चाहे प्रिंसिपल बनने के बाद इंप्लीमेंट करने की बात हो, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है खुद अपने आप में 4 से 5 घंटे का टॉपिक है। तो यहाँ पर हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील रूल। तो इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो हम कहते हैं सीसीए रूल्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन को ही, कि इसकी डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये लगभग जितने भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा। इसका मतलब है कि जो ये रूल आप पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस पोस्ट पर अप्लाईकेबल होते हैं। देन सी स्टैंड्स फॉर द क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन हमारे सीसी हैं, वो हमें बताते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द पोस्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द सर्विसेज, कि हमारे पास कितनी सर्विसेज हैं, कितनी पोस्ट हैं, वो हमें क्लासिफिकेशन बताते हैं। देन वी हैव द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब क्या है, कि अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी भी तरीके का मिसकंडक्ट करता है, जो कि हमारा किसमें है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स में दिया गया है, कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उस एम्प्लॉय के खिलाफ जो है डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। तो उसके चलते जो हमारे पास प्रोसेस होंगे, जैसे कि एम्प्लॉय पर हम जो है सस्पेंशन ऑर्डर जारी कर सकते हैं, एम्प्लॉय के खिलाफ जो हमारी डिसिप्लिनरी इंक्वायरी होगी, वो सारा प्रोसेस हमारा किसमें है, इसमें दिया गया है। तो डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर जो है हमारा इसके अंदर बात की गई।
देन हमारे पास है एंड अपील। अगर एम्प्लॉय जो है उसको लगता है कि मेरे साथ तो जस्टिस हुआ ही नहीं है, मुझे जो है यहाँ पर जो है कि मैं निर्दोष हूँ, दोषी साबित कर दिया गया है, तो ऐसे एम्प्लॉय जो है वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। और अपील किसके पास करेगा, एपीलेट अथॉरिटी के पास यहाँ पर अपील की जा सकती है। तो कौन एपीलेट अथॉरिटी होती है, कितने टाइम में अपील करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी चीज इसमें कवर की गई है। सो आई होप अब आपको पता चल गया ये हमारे सर्विस रूल्स हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी एम्प्लॉय किसी तरीके का कोई भी मिसकंडक्ट करता है तो उसके खिलाफ अगर जो है यहाँ पर हम एक्शन लेते हैं तो वो सीसीए रूल्स के तहत लिया जाएगा। हिंदी में अगर हम बात करें तो हम इनको कहते हैं केंद्रीय सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1965। किस किस पर अप्लाईकेबल होते हैं, अप्लाईकेबल टू द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सभी जो भी हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं सभी गवर्नमेंट सर्वेंट पर अप्लाईकेबल होते हैं। दे डिफाइन क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील प्रोसीजर, तो इसमें जो है क्लासिफिकेशन कंट्रोल और अपील प्रोसीजर है, किस तरीके से हम सर्विस को कैटेगराइज करते हैं, कौन किसके लिए हायरिंग करेगा, सस्पेंशन कैसे देंगे, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन होती है, इंक्वायरी अथॉरिटी कौन होती है, डिसिप्लिनरी प्रोसीजर कैसे अपनाएंगे, क्या क्या पनिशमेंट पेनल्टीज होती हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास अपीलेट अथॉरिटी के साथ इन रूल्स में दिया गया है। तो बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन सर्विसेज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो सर्विस हमारे पास कितने टाइप्स हैं, सर्विस के हमारे पास जो है टोटल 4 टाइप्स हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज का अगर हम वर्गीकरण करें तो हमारे पास जो है हम 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ग्रुप ए सर्विसेज, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड पोस्ट को लेकर, क्योंकि दोनों में फर्क है, ऐसा नहीं कि दोनों ही 4 हैं। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट की, कि पदों का जो वर्गीकरण है वो हम कैसे कर सकते हैं, तो एम्प्लॉइज आर क्लासिफाइड इनटू द, किस तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास अगर हम बात करें कि सर्विस कितनी है, तो सर्विस हमारे पास है 4, ग्रुप ए से लेकर बी सी डी है। इसके साथ अगर हम बात करें कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने, कैटेगरीज को हम कैसे कवर कर सकते हैं, तो हमारे पास 3 कैटेगरी है पोस्ट की। पोस्ट ए, ग्रुप ए है हमारे पास, जिसका कि पे लेवल 110 एंड अबोव है, वो ग्रुप ए कैटेगरी में आता है। जिसका भी पे लेवल है आपका 6 to 9 तक, वो आपका ग्रुप बी में आता है। जिसका भी पे लेवल है आपका जो है 1 to 5, वो हमारे पास आता है ग्रुप सी में। पे लेवल भी याद रखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है वो भी याद रखेंगे। देन हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो है रूल्स रेगुलेशन है, उसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स में बात करें तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है, रूल नंबर 10 है। रूल नंबर 10 का मतलब क्या है, रूल नंबर 10 में है हमारे पास सस्पेंशन। आपको रूल नंबर भी याद रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सस्पेंशन किस रूल में दिया गया है, तो ऑब्वियसली आपको वो भी याद रखना है। तो रूल नंबर 10 आपका दिया गया है सस्पेंशन, जो है रूल 10 में दिया गया सस्पेंशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं निलंबन। तो सस्पेंशन में आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो बन जाता है, सस्पेंशन जो है क्या है। तो यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हम कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सस्पेंशन पेनल्टी है, जो कि नहीं है। तो नॉट ए पेनल्टी। तो सस्पेंशन इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है। जब भी हम किसी एम्प्लॉय के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी कर रहे हैं तो हम एम्प्लॉय को सस्पेंशन पर रखते हैं, ताकि वो जो भी उससे जुड़े हुए एविडेंस है उसके साथ किसी भी तरीके की छेड़खानी ना हो सके, सिर्फ इस पर्पज के लिए। तो वो हमारा क्या है, सस्पेंशन। सेकेंड वी हैव द डीम्ड सस्पेंशन होता है एक। डीम्ड सस्पेंशन का मतलब क्या होता है, माना जाना या समझा जाना। तो कोई भी एम्प्लॉय अगर जो है कस्टडी में है, हिरासत में है, या फिर जो है जेल में है 48 घंटे से ज्यादा, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 48 घंटे से ज्यादा, तो वो हमारा क्या है, डीम्ड सस्पेंशन माना जाएगा। सस्पेंशन ऑर्डर जो हम देते हैं, फर्स्ट सस्पेंशन ऑर्डर 90 डेज तक देते हैं। तो रिव्यू इज मैंडेटरी, तो मस्ट बी रिव्यू विद इन 90 डेज। 90 डेज के अंदर सस्पेंशन को जो है रिव्यू करना जरूरी है। वी हैव द मेन अथॉरिटी, जिसका काम है डिसिप्लिन प्रोसीडिंग करना, जिसका काम है ये डिसाइड करना कि जो कंप्लेन आई है, क्या उस कंप्लेन के खिलाफ किसी भी तरीके की कोई इंक्वायरी होगी या नहीं होगी, वो जो है मिसकंडक्ट में शामिल है या नहीं है। तो हमारे पास है डिसिप्लिन अथॉरिटी, जो कि इंक्वायरी करती है या फिर जो है इंक्वायरी अथॉरिटी की मदद से करवाती है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज द ऑफिसर हु कैन इम्पोज द पेनल्टी। एज पर अगर हम डेफिनेशन बात करें तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी वो है जो पेनल्टी इम्पोज कर सकती है। लेकिन जब आप रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे और मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कौन सी है, अगर डिस्क्रिप्टिव में आ गया, तो आप सिंपल इतना नहीं लिख सकते कि जो इम्पोज कर दे पेनल्टी वो हमारे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, नहीं। तो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के और भी बहुत सारे काम होते हैं। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी सबसे पहले तो कंप्लेन आने के बाद ये डिसाइड कर सकती है कि इंक्वायरी होगी या नहीं होगी। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये करती है, चार्जशीट बना
के चार्ज ऑफिसर को भेजती है, उस पे उसके काउंटर साइन होते हैं। चार्ज ऑफिसर जब अपना रिप्रेजेंटेशन भेजता है तो उसके बाद इंक्वायरी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी खुद करेगी, या फिर जो है इंक्वायरी अथॉरिटी जो है उसके लिए अपॉइंट की जाती है। साथ ही में प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपॉइंट करती है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाएगी तो उसके बाद एक्शन जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लेती है, पेनल्टी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है वो यहाँ पर इंपोज करती है। तो ये कुछ चीजें जो आपको याद रखने हैं, सस्पेंशन ऑर्डर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी देती है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को पूरा करेंगे। तो अगर जब भी आपके पास क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें देखिए आप क्या क्या फैक्ट्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जैसे ये डिसिप्लिनरी अथॉरिटी कोई भी हो सकती है, जो भी यहाँ पर डिसीजन है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो सकती है, एचओडी हो सकती है, कोई कॉम्पिटिटिव एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो भी हो सकती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पेनल्टीज, जो कि हमारे किस रूल में दिया गया है, रूल नंबर 11 में दिया गया है। अगेन आप यहाँ पर भी रूल नंबर याद रखते हैं, रूल नंबर 11, टाइप्स ऑफ पेनल्टीज। तो पेनल्टीज कितने टाइप की होती है? पेनल्टी होती है हमारे पास दो टाइप की, हिंदी में इसको हम शास्त्री बोलते हैं, दंड बोल लो, माइनर पेनल्टीज और द मेजर पेनल्टी। दो तरीके से हमारे पास जो है पेनल्टीज है। तो रूल नंबर 11 में सबसे पहले अगर हम बात करें माइनर पेनल्टी, तो माइनर पेनल्टी में कौन कौन सी पेनल्टी आ जाती है? माइनर पेनल्टी में सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि जो भी पेनल्टीज है वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि जो पहले पेनल्टी लिखी है वो सबसे छोटी है, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी, इस तरीके से। सेंश्योर हमारा क्या होता है? फॉर्मल रिप्रिमेंड होता है, या एक तरीके से फॉर्मल वार्निंग, निंदा करना किसी की। इसके बाद हमारे पास जो पेनल्टी है वो है विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन की, अगर हम स्पेसिफिक पीरियड के लिए होल्ड कर ले प्रमोशन तो वो हमारा माइनर पेनल्टी होता है। रिकवरी फ्रॉम द पे टू कंपनसेट, अगर गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से किसी भी तरीके का लॉस हुआ है तो उस लॉस को जो है रिकवर करने के लिए, हम जो है कंपनसेट करने के लिए फाइनेंशियल लॉस को जो भी एम्प्लॉय की सैलरी से रिकवरी करते हैं वो भी माइनर पेनल्टी है। देन वी हैव द विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपको मिल जाएगा विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट या आपको मिलेगा नॉन क्यूमुलेटिव इफेक्ट। इसका मतलब सीधा सीधा हो जाएगा कि वो हमारी कौन सी पेनल्टी है? वो हमारी पेनल्टी है माइनर पेनल्टी। ठीक है, याद रखेंगे जहां पर भी नॉन क्यूमुलेटिव, विदाउट क्यूमुलेटिव या जो है नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग द पेंशन, ये कीवर्ड जहां पर मिलेगा वो आपकी माइनर पेनल्टी है, क्योंकि सेम पेनल्टी आपकी विदहोल्डिंग ऑफ प्रमोशन या इंक्रीमेंट माइनर में भी होता है और मेजर में भी होता है। देन हमारे पास अगर हम बात करें मेजर पेनल्टी की, तो मेजर पेनल्टी में हमारे पास क्या है? रिडक्शन टू लोअर स्टेज पोस्ट, किसी का रैंक लोअर कर देना, या इसके बाद कंपल्सरी रिटायरमेंट, फोर्स रिटायरमेंट किसी को देना विद द बेनिफिट्स। देन रिमूवल, रिमूवल में हम जो है टर्मिनेट कर देते हैं एम्प्लॉय को, लेकिन एम्प्लॉय जो है उसको अलो करते हैं कि वो फ्यूचर में कभी भी कोई भी जॉब जो है ज्वाइन कर सकता है, सेम डिपार्टमेंट में या किसी और डिपार्टमेंट में। देन वी हैव डिसमिसल, डिसमिसल में हम एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते हैं, लेकिन वो आगे किसी भी जॉब को और ज्वाइन नहीं कर सकता है, यानी कि निचले पद पर अवंती, अनिवार्य सेवानिवृत्त, सेवा से हटाना या सेवा से बर्खास्त। ठीक है। देन वी हैव द प्रोसीजर फॉर पेनल्टी। तो प्रोसीजर फॉर पेनल्टी के आपको दोनों रूल याद रखने हैं। रूल नंबर 14, ये जो मैंने रूल नंबर स्पेसिफाई किया है ये कुछ जानबूझकर ही किया गया है ताकि आपको ये रूल नंबर याद रह सके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सस्पेंशन किस रूल में है, पेनल्टी किस रूल में है, अदरवाइज हम बिना रूल नंबर पे डिस्कस कर सकते थे कि सस्पेंशन दिया गया, पेनल्टी दिया गया। तो नीड टू रिमेंबर द रूल नंबर हियर। ठीक है, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस। तो प्रोसीजर फॉर पेनल्टीज है हमारे पास, उसके लिए हमारे पास दो रूल है। रूल नंबर 14 की अगर हम बात करें, रूल नंबर 14 इज प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग द मेजर पेनल्टी, कि मेजर पेनल्टी कैसे इंपोज होगी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी चार्जशीट देगी गवर्नमेंट सर्वेंट को, गवर्नमेंट सर्वेंट अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, फिर इंक्वायरी स्टार्ट होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी, उस पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी एक्शन लेंगे। देन इसके बाद हमारे पास रूल नंबर 15 जो है वो है एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट पर। जब इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाएगी तो उसके एक्शन के लिए हमारे पास रूल नंबर 15 है। रूल नंबर 16 है हमारे पास जो है माइनर पेनल्टी के इंपोज के लिए हम जो है शो कॉज नोटिस जारी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर देते हैं। तो बड़ी शास्त्रियों के लिए विस्तृत प्रक्रिया रूल नंबर 14 यानी कि 14 में है, और छोटे शास्त्रियों के लिए प्रक्रिया हमारे पास रूल नंबर 16 यानी कि नियम 16 में है। आगे अगर हम कुछ और बातें करें कि भाई जो है इंक्वायरी वो किस तरीके से होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी कैसे होती है, क्या क्या स्टेप्स हैं। सबसे पहला काम होता है चार्जशीट इशू करना, सामने वाले पार्टी को बताना कि भाई आपके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, आपके खिलाफ ये कंप्लेन आई है, ये विटनेस है, ये डॉक्यूमेंट्स है। तो एम्प्लॉय को रिटर्न में जो चार्जेस हैं वो यहाँ पर दिए जाते हैं। सेकेंड वी हैव द रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। तो जब भी एम्प्लॉय को हम यहाँ पर चार्जशीट दे रहे हैं तो हम एम्प्लॉय को मौका दे रहे हैं अपने आप को डिफेंड करने का, तो एम्प्लॉय को अपना डिफेंड करने की अपॉर्चुनिटी जो है वो यहाँ पर मिलती है। देन थर्ड वी हैव द इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करना। तो यहाँ पर एविडेंस एग्जाम के लिए हम क्या करते हैं, इंक्वायरी अथॉरिटी प्लस जो हमारा प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो हम अपॉइंट करते हैं। फिर होती है हमारी इंक्वायरी प्रेजेंटेशन ऑफ विटनेस,
डॉक्यूमेंट जो है, विटनेस है, वो यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। फिर उसके बेसिस पर इंक्वायरी खत्म होने के बाद जो इंक्वायरी ऑफिसर है वो क्या बनाता है, इंक्वायरी रिपोर्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट होते हैं, किसको जाएगी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को, क्योंकि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने ही इंक्वायरी अथॉरिटी को अपॉइंट किया था। देन वी हैव द फाइनल डिसीजन। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यहाँ पर जो भी फाइनल पेनल्टी है वो यहाँ पर डिसाइड करता है। इसके बाद हमने पढ़ा था अपील के बारे में। कंट्रोल के बाद हमारे पास थर्ड था अपील। तो हमारे पास अपील की जो प्रक्रिया है वो भी है, यानी कि अपील का प्रोविजन है। एन एम्प्लॉय कैन अपील अगेंस्ट द डिसिप्लिनरी ऑर्डर। तो एम्प्लॉय जो है कभी भी किसी भी एम्प्लॉय के खिलाफ यहाँ पर अपील, जो एम्प्लॉय है जो भी उसके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी ऑर्डर आया है उसके लिए अपील कर सकता है। सस्पेंशन है, रिमूवल है, डिसमिसल है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, कोई भी पेनल्टी है जहां पर उसका डिसएडवांटेज हुआ है, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, वो अपील कर सकता है। तो अपील इज मेड टू द हायर अथॉरिटी। अपीलेट अथॉरिटी ऑब्वियसली हमेशा हमारा क्या होगा, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से हायर अथॉरिटी होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर आपको जो है बताया कि क्या क्या चीजें कवर हैं। तो सीसीए में आपको रूल नंबर 10, रूल नंबर 11, रूल नंबर 14, रूल नंबर 6, 15 ये आपको याद रखने हैं। हो सके तो रूल नंबर जो है आपका 4 और 6 भी आप याद रखेंगे। सर्विस पोस्ट के लिए कौन से रूल्स हैं वो भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने कोशिश की है अपने सीसीए रूल्स को कवर करने की। पहले मैंने बताया टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी टॉपिक है, कवर नहीं हो पाएगा सारा, लेकिन क्या क्या चीजें वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। आपके जो है जो डिस्क्रिप्टिव में भी यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, और एमसीक्यू के लिए तो है ही हमारा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे सीसीएस कंडक्ट रूल। इसी तरीके से जो है हमारी कोशिश रहेगी कि आपके एग्जाम से पहले जो भी टॉपिक है वो हम यहाँ पर कवर कर पाए। इसके साथ ही हम ऑलरेडी अपनी जो एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख सकता है। साइकोलॉजी के लिए भी, यानी कि पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन लीडरशिप या एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एस्पेक्ट के लिए भी, अगर आप ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करना ना भूलें। अपना नेम, स्पेस, नाम, तो नाम लिखेंगे, जैसे अगर आपका नाम कनिका है तो कनिका लिखेंगे, स्पेस देके सिटी, दिल्ली है तो दिल्ली लिखेंगे कि हमारे प्रिंसिपल का एग्जाम है या केवीएस एनवीएस है, और शेयर कर देंगे हमारे हेल्पलाइन नंबर पर। तो आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाती हैं। हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं फॉर यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टीयर 1, टीयर 2 कंप्लीट सेट सब अवेलेबल है। एनटीसी के लिए अवेलेबल है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं दिल्ली एनसीआर में तो सेम डे डिलीवरी मिल जाती है। इस तरीके से पार्सल आपके पास जो है कोरियर के माध्यम से पहुंच जाता है। स्टडी पोर्टल एकेडमी आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हमारे पास लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड बैचेस, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो यूपीएससी के बैच की अगर हम बात करें तो वो भी अवेलेबल है, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। केवीएस एनवीएस का आपका टीयर 2 के एग्जाम होने वाला है, ईएमआरएस का, तो हमारे पास जो भी बैच अवेलेबल है वो 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ, यानी कि आपके एग्जाम की वैलिडिटी के तक, या फिर 1 ईयर, 2 ईयर, इस तरीके से हमारे पास बैचेस अवेलेबल हैं। आपका कंप्लीट सिलेबस कवर है इनमें। आपका चाहे मैनेजमेंट, सुपरविजन, लीडरशिप जो कि अभी नया ऐड हुआ है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग, एवरीथिंग यहाँ पर जो है आपका कवर किया गया है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बता दी हैं। तो आज जो है हमारा जो है वुमेंस डे के डिस्काउंट का भी लास्ट डे है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में। आप कौन सा टॉपिक पहले चाहते हैं जो आपको लगता है कि ये डिफिकल्ट है, ये पहले कवर करवाना है, तो प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, टुमारो विद द सेम concept with the next topic. Thank you so much. Bye. Take care.